Welcome to the class. Today we are going to talk about vocabulary for learning English. Vocabulary important होता है भाषा के प्रयोग के लिए. जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं तो उसमें vocabulary का सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके अंग्रेजी की भाषा के लिए जो हमको सीखने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. और जब तक हमारे पास वर्ड्स का अच्छा खासा स्टॉक नहीं हो तब तक यूज़ करना मुश्किल होता है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ड्स का सीखना उसी तरह से काम करता है जैसे हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं. हम पहले ऐसे सीखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और जब हम अपने दिमाग में चल रहे प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और जब हम उस पर ध्यान देते हैं तब वो हमारे बोलचाल में अपने आप दिखने लगता है और थोड़ा सा एडिशनली सीखना भी पड़ता है. तो इस तरह से जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ड्स को सीखें. और मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूँ कि वर्ड्स भी हम उसी तरह सीखते हैं. हर वर्ड को नए तरीके से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है. हम वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझें तो वो और भी आसान हो जाता है. और कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये जान लेने से हम उस वर्ड के इस्तेमाल में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर हम जब बार बार उसका प्रयोग करने लगते हैं अपनी भाषा में तो वो हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाता है. आज हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स कैसे बनते हैं, और जब आप उन वर्ड्स को धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी में यूज़ करना शुरू करेंगे तो वो आपका रेपर्टोयर का पार्ट बन जाएगा, और ये वर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा. ये वर्ड्स आपके राइटिंग और स्पीकिंग दोनों ही एरिया को इम्प्रूव करेगा. तो आप इसका टाइटल हमने रखा है इनोवेशंस इन वोकैबुलरी. ये देखिए कैसे काम करता है. कभी कभी कुछ वर्ड्स में ग्रीक और लैटिन भाषा से आए हुए प्रीफिक्सों को जोड़ करके, प्रीफिक्सेस को ऐड करके हम नया वर्ड बनाते हैं. तो और नया वर्ड ही नहीं बनाते हैं, वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ग्रीक और लैटिन प्रीफिक्स जुड़े होते हैं. अगर आप उसके मतलब को समझेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी समझ में आएगी. अब देखिए, जैसे हमारे पास वर्ड है एरोबिक और एरोनॉटिक्स. तो ये थोड़ा भारी टाइप का वर्ड लगता है, लेकिन अगर आप समझेंगे कि इसमें एरो प्रीफिक्स जो लगा हुआ है शुरू में, ये वाला, तो इसका मतलब होता है ये एयर से रिलेटेड चीज़ है. तो जब एरोनॉटिक्स होता है तो हमको धीरे धीरे इसका मतलब समझ में आने लगता है कि ये एयर से जुड़ा हुआ और नॉटिकल स्पेस से जुड़ी हुई कुछ बात होगी. तो हमको समझ में आता है कि एरोनॉटिक्स का मतलब संभवतः क्या हो सकता है. उसी तरह से एरोबिक का मतलब क्या हो सकता है. इस तरह से इन प्रीफिक्सेस के मीनिंग को समझ करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. दूसरा देखिए इंट्रा. इसका मतलब होता है विद इन. तो जैसे हम यूज़ करते हैं इंट्रानेट, इंट्रासेलुलर, तो इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस. तो मसल्स के बीच की चीज़ को इंट्रामस्क्यूलर कहते हैं, वेन्स के बीच में इंट्रावेनस कहते हैं. जो कुछ इंजेक्शंस होते हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रासेलुलर. और इंट्रानेट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नेटवर्क होता है उसको इंट्रानेट कहते हैं. वो नेटवर्क सिस्टम जो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं होता है. तो ये सारे मीनिंग कैसे समझ में आता है हमको, अगर हम इंट्रा का मतलब समझ लें. इसी तरह से मेगा का मतलब होता है बड़ा, विशाल. आपने ये सुना होगा, ये काफ़ी कॉमन प्रीफिक्स है जो हम कई बार जोड़ते हैं. मेगा सेल, मेगा इम्प्रूवमेंट,
इसको हम जनरली यूज़ करके बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। लेकिन आप देखिए वर्ड्स लाइक मेगाबाइट, मेगा स्टार, जैसे मैंने बताया हम कह सकते हैं मेगा सेल, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा रिफॉर्म्स, इस तरह के ये काफ़ी प्रोडक्टिव प्रीफिक्स है जिसको जोड़ करके हम कुछ वर्ड्स बना सकते हैं, और ये काफ़ी क्रिएटिव होता है जब हम नए वर्ड्स को बनाते हैं। री बहुत सिंपल चीज़ है, री यूज़, री बुक, री डू, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है बैक, पीछे की तरफ। तो अगेन, रिपीट से इसका मतलब होता है, तो रीडू, रीयूज, रीअश्योर, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव वर्ड है, प्रोडक्टिव प्रीफिक्स है जो हम यूज़ करते हैं, और इससे हम ये सीखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कैसे इससे नए वर्ड्स बनते हैं, और इन चीज़ों पर ध्यान देकर के हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होने लगती है। अल्ट्रा, अगेन इसका मतलब होता है इन एक्सेस, इन एबंडेंस ऑफ, तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा मैग्नेटिक, अल्ट्रा स्मार्ट, अल्ट्रा प्रोडक्टिव, हम कई जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव। तो हम आज आपको बहुत एक छोटा सा लिस्ट के बारे में बात करने हैं, लेकिन इस तरह के ग्रीक, लैटिन और डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले बहुत सारे प्रीफिक्स अंग्रेजी में होते हैं। अब आप कुछ सफिक्सेस के ऊपर ध्यान दीजिए, और ये काफ़ी कॉमन सफिक्सेस हैं जिसकी मीनिंग को आप समझेंगे तो उस तरह के वर्ड्स के इन्वेंशन, इनोवेशन की प्रोडक्टिविटी समझ में आएगी आपको। साइट, तो इसका मतलब होता है किलर। तो आपने सुना होगा इंसेक्टिसाइड, मतलब जो इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाएं होती है उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। पेप्टिसाइड्स, सो इसी, तो ये जैसे ही साइड आता है वर्ड तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ मारने वाली चीज़ है। तो सुइसाइड, होमोसाइड, इन्फेंटिसाइड, तो ये सारे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम ठीक से समझ सकते हैं, क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं अगर इन वर्ड्स का मीनिंग समझ पाए तो। गैमी का मतलब होता है मैरिज, मतलब कॉम्बिनेशन, वो पॉलीगैमी, बाईगैमी, मल्टीपल मैरिज, और टू मैरिजेज एट ए टाइम। तो ये जो गैमी होता है इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली, मैरिज साइमल्टेनियसली, पॉलीगैमी, बाईगैमी, वन आफ्टर द अदर के लिए ये यूज नहीं होता। जेन, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस, सो जैसे कार्सिनोजेन, एलर्जेन, इस तरह के वर्ड्स को आप सुनते हैं तो जैसे जेन उसके अंत में सफिक्स के तौर पर आता है, तो अगर आप इसको प्रोड्यूस की तरह समझते हैं तो फिर ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ग्राफ, आपने कई बार सुना होगा इसका, सिनेमेटोग्राफ, टेलीग्राफ, मोनोग्राफ, ये बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सिंपल और बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है, लेकिन ये एक सफिक्स है। इज्म, ये भी बहुत सामान्य सी बात है, हम बहुत जगह सुनते हैं। जर्नलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म, तो ये इज्म का एज ए सफिक्स के तौर पर यूज़ करके हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, तो इससे भी आपको आसानी होगी समझने में। लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, मतलब साइंस ऑफ। तो जितनी भी तरह के वर्ड्स में आपको लॉजी मिलेगा, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो इसका मतलब होता है सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बायोसाइंस, साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी, तो ह्यूमन माइंड। तो इस तरह से ये भी बहुत प्रोडक्टिव पैटर्न है जो ग्रीक से आता है। नमी, ये देखिए ये वाला, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमी, सिनोनमी, ये बहुत तरह के वर्ड्स होते हैं जिसमें ये भी यूज़ होते हैं। वोर, इसका मतलब होता है फीडिंग, कार्निवोर, हर्बीवोर, इस तरह के वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे वोर पर हमारा नज़र जाता है हम समझ सकते हैं कि ये एक सफिक्स है और इसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो इस तरह के वर्ड्स की मीनिंग, इस तरह के वर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है। इसी तरह से जब हम
वोकैबुलरी में आने वाले इनोवेशंस के बारे में सोचते हैं तो आपको ध्यान जाएगा कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो दुनिया के लगभग हर किसी भाषा बोलने वाले के कांटेक्ट में होता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में इंग्लिश से ज़्यादा कोई दुनिया इंग्लिश टॉप में आता है लैंग्वेजेस के लिस्ट में जो दूसरे लैंग्वेजेस के कांटेक्ट में हो। तो लगभग हर देश में हर भाषा बोलने वाले लोग अंग्रेजी के इम्पैक्ट को डिनाई नहीं करेंगे और ये जानते हैं कि अंग्रेजी लगभग सारी भाषाओं के संपर्क में होता है। अब इस संपर्क का असर ये होता है कि अंग्रेजी में हर भाषा से वर्ड्स आते हैं और ये अंग्रेजी की सिंप्लिसिटी को भी बताता है और एडेप्टेबिलिटी को भी बताता है। तो आप देखिए कि कुछ वर्ड्स आए हैं इंग्लिश में केल्टिक लैंग्वेजेस से, जैसे बास्केट, बैचलर, बी, कार, क्रॉस, क्लैन, ये सारे वर्ड्स केल्टिक लैंग्वेजेस से आए हैं। लैटिन और ग्रीक से आने वाले वर्ड्स के बारे में अभी हमने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में देखा, तो आप देख सकते हैं कैंडल, सर्कल, प्लांट, प्रीच, फॉल्स, माइल्स, ये सारे वर्ड्स लैटिन से और ग्रीक से आए हैं। स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से आने वाले वर्ड्स हैं और कई बार ये बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाले वर्ड्स रियलिटी में दूसरे लैंग्वेजेस से भी आए हैं। तो जैसे आप देखिए डर्ट, एग, किड, लेग, स्किन, स्काई, विंडो, मैन, वाइफ, ये कितना कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन ये सारे वर्ड स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस के वर्ड हैं। और इस तरह से फ्रेंच से आया हुआ वर्ड है गवर्नमेंट, रॉयल, एविडेंस, ग्रामर, डिनर, आर्ट, लेमन, रेस्टोरेंट, ये सारे फ्रेंच से आए हुए वर्ड्स हैं। इसी तरह से हिंदी से और हमारे और इंडियन लैंग्वेजेस से भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में गए हैं। उनका जैसे आप कुछ वर्ड्स सुनते होंगे, कर्मा, जंगल, लूट, थग, पजामा, जगरनॉट, अवतार, धरना, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स। पंडित, कई लोग ये भी यूज़ करते हैं अंग्रेजी में। कुछ लोग इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे नहीं, एडजेक्टिव की तरह नहीं होता है, सिर्फ नाउन की तरह होता है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे साइंस पंडित, पॉलिटिकल पंडित, एक्सेट्रा। तो ये हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस से आए हुए वर्ड्स हैं। तो मतलब संक्षेप में ये है कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें लगभग सारी भाषाओं से वर्ड्स आए हैं और ये सिंप्लिसिटी और ग्रेस के साथ अंग्रेजी उन वर्ड्स को अपने में एसिमिलेट करता है। इसीलिए ये इसका इतना विस्तार संभव हो सका, इसका इतना फैलाव संभव हो सका। तो अब आप देखिए कि आप ये सुन पा रहे हैं, ये IIT मद्रास से आपके पास पहुंच रहा है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि वर्ड्स की क्रिएटिविटी में बहुत फील्ड्स का रोल होता है, तो एक लोकलाइजेशन का भी रोल होता है। और आप भी ढूंढ सकते हैं, आप जहां भी हों, आपके आसपास के परिवेश से आए हुए बहुत सारे वर्ड्स आपके लैंग्वेज में होंगे। कई बार दूसरों को उसके बारे में पता होता है, कई बार दूसरे लोगों को उसके बारे में नहीं मालूम होता है। और अगर वर्ड मालूम भी हो तो किस खास मीनिंग के साथ उस वर्ड का इस्तेमाल उस परिवेश में होता है, ये हमको नहीं पता होता है, दूसरों को नहीं पता होता है, लेकिन उस परिवेश में रहने वाले और चीज़ों को शेयर करने वाले लोगों को ये बात आसानी से समझ में आती है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि IIT मद्रास या डिफरेंट एकेडमिक कैंपसेस पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं और उनका मोर और लेस स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं, एक्सेप्टेंस हो चुका है। जैसे आप कई बार हिंदी से आए हुए वर्ड्स को सुनेंगे, कुछ लोग यूज़ करते हैं फिरंग, ये फॉरेनर्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये हिंदी से आया है। जनता, फॉर पीपल, हिंदी से आया है। सुट्टा, ये सिगरेट के लिए यूज़ होता है। चुम्मा, इसका मतलब होता है जस्ट लाइक दैट,
सिंपली, ये तमिल से आया हुआ वर्ड है। कुटी, स्मॉल, तमिल और मलयालम से आया हुआ वर्ड है। वेटी, ये भी तमिल से आया हुआ वर्ड है। और एंटी और एंट्रा, ये तेलुगु से आया हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है व्हाट। ये संभव है कि इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ आईआईटी मद्रास कैंपस पर हो, लेकिन आईआईटी मद्रास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये जानने के लिए है कि इस तरह के वर्ड्स का इस तरह के वर्ड्स के इस्तेमाल का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक अपना कल्चरल कंसिक्वेंस होता है, एक आइडेंटिटी मार्कर की तरह यूज़ किया जाता है। एंड एबव ऑल, ये वोकैबुलरी के क्रिएटिविटी का पार्ट है। उसी तरह से हम न्यू मीडिया से आने वाले कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल देखते हैं, और अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल हो चुका है, बहुत लोग समझने लगे हैं, और ये बिल्कुल नया है। जैसे ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स नहीं हैं, ये अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स बन चुके हैं। कुछ नाउन्स की तरह यूज़ होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ होते हैं, कुछ वर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं। ब्लॉग, मीम, अनफ्रेंड, लाइक, शेयर, डीपी, आप जानते हैं ये डीपी डिस्प्ले पिक्चर को कहते हैं, लेकिन ये डीपी के नाम से लोग इसको जानते हैं और ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है। व्हाट्सएप, फॉलो, ट्रोल, सब्सक्राइब, वायरल, ये सारे वर्ड्स अपनी स्पेसिफिक मीनिंग के साथ अंग्रेजी में आए हैं और लोग इसका मीनिंग अपने आप जानते हैं। इसी तरह से कुछ एक्रोनिम्स यूज होते हैं, शॉर्ट फॉर्म, जो काफ़ी वर्ड लाइक हो चुके हैं। जैसे गुड मॉर्निंग के लिए जीएम, गुड नाइट के लिए जीएन, हैप्पी बर्थडे के लिए एचबी, एज सुन एज पॉसिबल के लिए एएसएपी, नो बिग डील के लिए एनबीडी, लाफ आउट लाउड, जोर जोर से हंसना के लिए एलओएल, रोल ऑन द फ्लोर एंड लाफ आरओएफएल, डीपी डिस्प्ले पिक्चर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जीएफ, आरआईपी, रेस्ट इन पीस। ये जितनी आप लिस्ट देख रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू ए स्मॉल लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, बट दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड acronyms in social media and new media. Our unfamiliarity with these words may keep us far behind. So you may like it or may not like them. They have to become part of your vocabulary. And this is part of innovation as well. तो हमने ये 2-3 एरियाज आपको सिर्फ दिखाए हैं, जैसे कहाँ से प्रीफिक्सेस आते हैं, कहाँ से सफिक्सेस आते हैं, किसी दूसरी भाषा से पूरा का पूरा वर्ड आता है, किसी नई क्रिएटिविटी सोशल मीडिया और न्यू मीडिया से कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ एक्रोनिम्स आते हैं, और इन सब की कलेक्टिव जानकारी हमने आपके साथ सिर्फ एक छोटा सा लिस्ट शेयर किया है। ये दीज थिंग्स आर इन ह्यूज नंबर्स इन इंग्लिश, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू देम। ध्यान से सुनिए, देखिए, सीखिए, इस्तेमाल कीजिए, आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव्ड और एनरिच होगी। थैंक यू सो मच।